हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हम एक मजेदार सी कहानी पढ़ेंगे। पता है कौन सी? पंच का न्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 10, पंच का न्याय। कहानी। अध्ययन से पूर्व। अरे, तुम सब कहाँ जा रहे हो? जंगल में पंचायत होने जा रही है, वहीं सब इकट्ठा हो रहे हैं। पंचायत? मगर किस बात की? क्या भला है ये पंचायत? चलो चले और देखें। कहानी का मूल तत्व। अत्यधिक भरोसा सदैव दुखदाई होता है। अगर आप किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी चीज पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं तो अंत में आपको दुख ही प्राप्त होता है। तो अत्यधिक भरोसा हमेशा दुखदाई होता है। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, धानपुरा नामक गांव में दो मित्र रहा करते थे। धीमन काका और जुम्मन चाचा। दोनों में अटूट विश्वास था। जुम्मन जब कहीं बाहर जाते तो धीमन का हवाले अपने घर की सारी जिम्मेदारी सौंपकर निकल पड़ते। जुम्मन अपनी बूढ़ी मौसी के साथ रहता था, जिसका जुम्मन के सिवा कोई और नहीं था। मौसी के पास कुछ खेत और एक घर था। जुम्मन ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में मौसी को फंसाकर सब कुछ अपने नाम करवा लिया और देखते ही देखते जुम्मन का व्यवहार बदलने लगा। जुम्मन की पत्नी गुस्से वाली स्त्री थी। वह अपनी जली कटी बातों से मौसी को सताने लगी। वह कहती, ये बुढ़िया ना जाने कब मरेगी। थोड़ी सी जमीन क्या दे दी, मानो हमें खरीद ही लिया। जितना रुपया इसकी रोटी दवाई में लग गया है, इतना तो मैं पूरे गांव खरीद लेती। मौसी रोज कड़वे घूंट पीकर चुप रह जाती। तो बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। धानपुरा नामक गांव में दो मित्र रहते थे, धीमन काका और जुम्मन चाचा। दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे, बहुत ही ज्यादा। तो जब धीमन कहीं जाते बाहर तो वो अपना घर जो है, जुम्मन कहीं भी जाते तो धीमन के हवाले कर जाते। और जुम्मन चाचा की एक बूढ़ी मौसी भी थी, जिन पे उनकी मौसी जो थी वो जुम्मन पे बहुत भरोसा करती थी, क्योंकि उनका जुम्मन के अलावा कोई और था ही नहीं। तो जुम्मन ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उनको मक्खन लगाकर उन्होंने उनके सारे खेत, उनके घर अपने नाम करा लिए। जैसे ही घर और खेत जुम्मन के नाम हुए तो जुम्मन की जो पत्नी थी वो बहुत गुस्से वाली थी। वो हर बात में मौसी को सताने लगी, जली कटी सुनाने लगी, कब मरेगी ये बुढ़िया, ऐसे ऐसे ताने देने लगी। जो जुम्मन की जो मौसी थी वो बहुत दुखी रहने लगी। तो कुछ दिन गुजरने के बाद ही मौसी ने जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन के कान पर जूं तक न रेंगी। जब मौसी ने जुम्मन से शिकायत की तो जुम्मन को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उसके कान पर जूं तक न रेंगी। तो कुछ दिन तक तो यूं ही रो धोकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन मजबूर होकर मौसी ने कहा, बेटा, हम सब एक साथ रहें ये अब मुमकिन नहीं है। तुम मुझे कुछ रुपया दे दिया करो, मैं अपना पेट स्वयं भर लिया करूंगी। तो मौसी की इस विनय पर भी जुम्मन के सिर पर जूं ना रहेंगी। उसने मौसी की और निंदा करनी शुरू कर दी। तो मौसी ने सोचा, पानी सिर से ऊपर गुजर चुका है, अब और अधिक देर करना ठीक नहीं। अतः मौसी विवश होकर पंचायत के पास जाने के लिए निकल गई। शाम के समय पंचायत बैठी। बूढ़ी मौसी ने विनती करते हुए पंचों से कहा, पंचों, 3 साल पहले मैंने अपनी संपत्ति अपने भांजे जुम्मन के नाम इस उद्देश्य से लिख दी थी कि ये मुझे 2 वक्त की रोटी और कपड़ा देगा। 3 साल बीत गए मुझे इसके ताने सहते हुए। अब मुझे ना अन्न देता है ना कपड़ा। अब आप ही मेरा इंसाफ कीजिए। आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। पंचों ने मौसी को कहा कि हम पंचों में से किसी एक का चुनाव कर लीजिए, वही आपके लिए हितकर होगा। तो पंचों के कहने पर मौसी ने धीमन काका को न्याय पाने के लिए सरपंच चुना। अपने मित्र धीमन काका का नाम सुनते ही जुम्मन की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने सोचा, यहाँ तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी।
मतलब जुम्मन को लगता था कि धीमन जो मित्र है उसका, अगर वो सरपंच है तो उसके ही हित में जवाब देगा, वो जो भी फैसला लेगा वो जुम्मन के हित में होगा। मतलब यहाँ सांप भी नहीं मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। सरपंच बनने के बाद धीमन काका ने दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुनी। अंत में उसने अपना न्याय सुनाते हुए कहा, मौसी जी ने जो कुछ कहा वह सच है, इसलिए जुम्मन को हर महीने मौसी को पैसे देने होंगे। धीमन का यह न्याय सुनते ही जुम्मन आग बबूला हो गया। ऐसे ही धीमन, उसे उम्मीद कदापि नहीं थी। उस दिन से धीमन जुम्मन को फूटी आंख ना भाता और मन ही मन बदला लेने की ताक में रहने लगा। धीमन के पास 2 बैल थे। कुछ महीने बाद इसका एक जोड़ा बैल बीमार हो गया और एक बैल किस काम का। धीमन के पास 2 बैल थे, जिसमें से उसका जोड़ा यानी कि एक बैल बहुत बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो दूसरा बैल, एक बैल किस काम का। तो उसने क्या सोचा कि वो गांव के साहूकार को यह बैल बेच दूं। वह इक्का गाड़ी हाँकते थे। धीमन काका के बैल को देखकर साहूकार का मन ललचाया। तोल मोल के बाद धीमन ने वह बैल साहूकार को इस शर्त पर बेच दिया कि महीने के अंदर ही वह बैल का दाम चुका देंगे। तो साहूकार बैल से खूब काम लेता, मगर इसके भोजन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता। इसलिए बैल का शरीर टूटता गया और वह 1 महीने के भीतर ही मर गया। महीने बीतने पर धीमन अपने बैल की रकम लेने पहुंचा तो साहूकार पैसे देने से आनाकानी करने लगा। धीमन अपने पैसे मांगता मांगता थक गया, पर साहूकार ने उसे अंगूठा दिखा दिया। आखिरकार धीमन ने पंचायत बुलाई और गांव की पंचायत फिर बैठी। तो पंच ने पूछा, बोलो धीमन, किसको अपना सरपंच चुनते हो। तो धीमन ने कहा, साहूकार ही चुन ले। साहूकार अकड़ कर खड़ा हुआ और बोला, मेरी ओर से जुम्मन चाचा। जुम्मन का नाम सुनते ही धीमन का कलेजा मुंह को आ गया। उधर सरपंच बनते ही जुम्मन ने अपने मन में एक जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा कि मैं इस समय न्याय के सबसे ऊंचे आसन पर बैठा हूँ, इसलिए मुझे सत्य से नहीं हटना चाहिए। तो पंचों ने दोनों से सवाल करने शुरू किए। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया तो पंचों ने दोनों पक्षों की बात पर अच्छी तरह से विचार किया। साहूकार के लिए यही उचित होगा कि वह बैल का दाम चुका दे। उसने जब बैल खरीदा तब बैल को कोई बीमारी नहीं थी। बैल की मौत अधिक परिश्रम करने से हुई है। फैसला सुनकर धीमन फूले ना समाये। वह उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। जब जुम्मन चाचा ने अपना फैसला धीमन के पक्ष में सुनाया तो वो बहुत खुश हुए और एकदम खड़े होकर और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। तो बच्चों, ये थी पंच का न्याय की कहानी। चलिए अब हम शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं। शब्दार्थ, व्यवहार मतलब आचरण। संपत्ति मतलब जायदाद। जली कची बातें मतलब बुरा भला कहना। आनाकानी मना करना। अटूट मतलब पक्का। परिश्रम मतलब मेहनत। विनय मतलब प्रार्थना। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका उच्चारण आपको सही ढंग से करना है। तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण कीजिए। जिम्मेदारी, जिम्मेदारी। बिल्कुल, बिल्कुल। ललचाया, ललचाया। मजबूर, मजबूर। विश्वास, विश्वास। जमीन, जमीन। तो बच्चों, ये था पाठ पंच का न्याय जो हमने पढ़ा। चलिए अब हम इस पाठ के अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स।
प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन प्रश्नों का आपको सही सही उत्तर बताना है। पहला है, क धीमन काका और जुम्मन चाचा किस गांव में रहते थे? वेरी गुड, धानपुर नामक गांव में। खा धीमन काका के पास कितने बैल थे? वेरी गुड, 2। धीमन काका के पास 2 बैल थे। घ जुम्मन चाचा ने किसकी संपत्ति हत्या ली थी? वेरी गुड, अपनी मौसी की। जुम्मन चाचा ने अपनी मौसी की संपत्ति हत्या ली थी। घ जुम्मन चाचा की पत्नी कैसी थी? तो बच्चों, जुम्मन चाचा की जो पत्नी थी वो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली थी। जरा लिखिए राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क मौसी को पंचायत क्यों बुलानी पड़ी? तो बच्चों, मौसी को पंचायत इसलिए बुलानी पड़ी क्योंकि अब पानी सर के ऊपर जा चुका था। मतलब जो जुम्मन चाचा की पत्नी थी वो हर चीज में उनको ताना कसती, उनको खाना टाइम पे नहीं मिलता, उनको कपड़े दवाइयों के लिए उनके आगे बार बार गिड़गिड़ाना पड़ता। और जब जुम्मन चाचा की मौसी ने बोला कि अब हम एक साथ नहीं रह सकते, तुम हर महीने मुझे मेरा घर खर्च दे देना, मैं स्वयं ही अपना पालन पोषण कर लूंगी, तो इस बात पर भी जुम्मन चाचा के कान में जूं तक ना रहेंगी। मतलब उनको ये बात सुनाई तक नहीं दी, इसीलिए मौसी को पंचायत बुलानी पड़ी। ख जुम्मन चाचा धीमन काका पर आग बबूला क्यों हो गए? जुम्मन चाचा धीमन काका पर आग बबूला इसलिए हो गए थे क्योंकि जब जुम्मन चाचा की मौसी ने अपना सरपंच धीमन काका को चुना तो जुम्मन बहुत ज्यादा खुश हो चुका था क्योंकि वो उसका बहुत ही घनिष्ठ मित्र था और उसको ये लगता था कि धीमन काका जुम्मन चाचा के हित में ही बोलेंगे, चाहे वो सही है या वो गलत है। लेकिन धीमन काका ने सही का साथ दिया, उन्होंने न्याय किया, उन्होंने न्याय के हित में ही फैसला सुनाया। इसीलिए जुम्मन चाचा जो है वो धीमन काका पर आग बबूला हो गए। ग धीमन काका ने अपना बैल किसको बेचा था? वेरी गुड, धीमन काका ने अपना बैल साहूकार को बेचा था। घ साहूकार ने अपने पक्ष में पंचों के रूप में किसको चुना और क्यों चुना? तो बच्चों, साहूकार ने अपने पक्ष में पंच के रूप में जुम्मन चाचा को चुना था। क्यों? क्योंकि जुम्मन चाचा में एक बदले की आग थी कि धीमन ने उसका साथ नहीं दिया, उसके हित में फैसला नहीं सुनाया, तो जुम्मन को उसका बदला लेना था। इसलिए साहूकार ने उसी चीज का फायदा उठाकर जुम्मन चाचा को अपना सरपंच चुना था। पंच बनते ही जुम्मन चाचा के मन में किस भाव की उत्पत्ति हुई? वेरी गुड, पंच बनते ही जुम्मन चाचा के मन में न्याय के भाव की उत्पत्ति हुई कि वो इस समय बहुत ही बड़ी न्याय की पद्धति पर बैठे हैं, न्याय की गद्दी पर बैठे हैं। उन्हें जो भी फैसला करना है वो सही के हित में करना है, न्याय के हित में करना है। ये भाव पंच बनते ही जुम्मन चाचा के मन में आया, मन में इसकी उत्पत्ति हुई। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उनके 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको उन विकल्पों को देख के सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क धीमन और जुम्मन किस गांव के वासी थे? धानपुर, दौलतपुर, सोहनपुर या फिर रामपुर? वेरी गुड, धानपुरा। ख साहूकार ने अपने पक्ष में किसको सरपंच चुना? मौसी को, धीमन को, जुम्मन को या राघव को? साहूकार ने अपने पक्ष में जुम्मन को सरपंच चुना था। ग धीमन ने साहूकार को कितने बैल बेचे? 2, 1, 3, 4?
वेरी गुड। धीमन ने साहूकार को 2 बैल बेचे। घ, जुम्मन की बूढ़ी औरत से क्या रिश्ता था? चाची का, माँ का, काकी का या मौसी का? वेरी गुड। जुम्मन का उस बूढ़ी औरत से मौसी का रिश्ता था। प्रश्न 4, सही मिलान कीजिए। आपको बच्चों जो यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं उनसे सही शब्दों से उनका मिलान करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, जली कटी बातें, तो हम जली कटी को बातों से मिलाएंगे। ख, बीमार, बीमार कौन था? बैल, तो हम बीमार को बैल से मिलाएंगे। ग, बूढ़ी मौसी थी, तो हम बूढ़ी को मौसी से मिलाएंगे। घ, अटूट, अटूट क्या थी? मित्रता, धीमन और जुम्मन के बीच, तो हम अटूट को मित्र से मिलाएंगे। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5, यदि आपको अपने क्लास का मॉनिटर बना दिया जाए तो बिना भेदभाव किए आप किन पहेलियों पर सबकी सहायता करेंगे? सोचकर लिखिए। तो बच्चों, अगर आप में से किसी को क्लास का मॉनिटर बना दिया जाए तो क्या आप बिना भेदभाव किए सबके पहेलियों की सहायता करेंगे? इसका जवाब आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में देंगे थोड़ा सा दिमाग लगाकर कि अगर आप क्लास के मॉनिटर की पद्धति पे हो तो क्या आप किसी के साथ भेदभाव करेंगे या सबका फैसला ईमानदारी से और न्याय के साथ करेंगे? इसका थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाकर इसका जवाब अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखिए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 6, दिए गए वर्णों को पहचान कर रिक्त वर्ण भरिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक एक वर्ण खाली दिए गए हैं। आपको इन वर्णों को पहचान कर इसमें सही वर्ण भरकर इन शब्दों को पूरा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। का, डैश जमा का जमा य जमा त। क्या वर्ण आएगा यहाँ पर? शी। अब क्या बनाइए? शिकायत, शिकायत। खा है वी जमा डैश जमा व जमा स। विश्वास, इसमें आएगा आधा श, विश्वास। ग, ही जमा डैश जमा क जमा र। तो यहाँ पर क्या वर्ण आएगा? त, हितकर। घ, स जमा र जमा डैश जमा डैश। तो इसमें क्या वर्ण आएंगे? वेरी गुड, क और र। सरकार, सरकार। प्रश्न 7, दिए गए शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं। इन शब्दों को एक वचन में दिया गया है। आपको इन शब्दों को बहुवचन में बदलकर इनका जवाब लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। का, खेत, खेतों। ग, मित्र, मित्रों। ग, गांव, गांव का बहुवचन क्या होगा? गांव। ख, आंख, आंख का बहुवचन क्या होगा? आंखें, आंख का बहुवचन होगा आंखें। ड़, बैल, बैल का बहुवचन क्या होगा? बैलों। और अगला है च, पंच, पंच का क्या होगा बहुवचन? पंचों। अगला है प्रश्न 8, दिए गए श्रुति संभिनार्थक शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका बोलने पे उनकी ध्वनि तो सेम होती है, यानी कि एक जैसी होती है, लेकिन उनके अर्थ भी अलग होते हैं और उनका वाक्य प्रयोग भी अलग होता है। तो चलिए देखते हैं। क, अन्न, अन्न है। अन्न मतलब होता है खाना, मतलब हमें
अन्न का सम्मान करना चाहिए। अगला है अन्य, मतलब अलग। तो विशाल बाजार से अन्य सामान भी लाया। ख है दिन। तो बच्चों, अगला शब्द है दिन, जिसका अर्थ होता है दिवस, यानी कि सूर्यास्त, सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक के मध्य का काल, 24 घंटे का समय दिन कहलाता है। तो इससे हम वाक्य बनाएंगे, किसान दिन रात मेहनत करता है। अगला शब्द है दीन, मतलब लाचार या फिर बेबस व्यक्ति। इससे हम बनाएंगे, किसान आर्थिक रूप से बहुत दीन है। तो बच्चों, अगला शब्द है कर्म, मतलब काम। आप अपने जीवन में जो भी काम करते हैं उसे हम कर्म कहते हैं। तो इससे हम वाक्य बनाएंगे, हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। अगला है क्रम, मतलब अनुक्रम, यानी कि संख्या, यानी कि सीरियल वाइज लगना, जैसे 1 2 3 4, उसे हम क्रम कहते हैं। तो इससे हम बताएंगे, सभी बच्चे क्रम में खड़े हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 9, दिए गए मुहावरों का प्रयोग करते हुए संवाद लेखन कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ मुहावरे दिए हैं, जैसे कि आंखें बिछाना, ईद का चांद होना, मुंह में पानी भर आना, या फिर आनाकानी करना। आपको इन मुहावरों से अपने मित्र के साथ एक संवाद बनाना है, एक संवाद लेखन करना है। तो आप अपने मित्रों से इसका संवाद कर इसका जवाब अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 10, जो मनचाचा के न्याय से आप किस हद तक प्रभावित हुए और क्यों? जो मनचाचा ने क्या न्याय सही किया था या नहीं किया था, आप उससे किस हद तक प्रभावित हुए हैं, और अगर प्रभावित हुए हैं तो क्यों हुए हैं? इसका जवाब आप अपने अपने शब्दों में अपनी अपनी नोटबुक्स में देंगे। अगला है जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 11, दिए गए शब्दों को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि न्याय में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करने हेतु हमें किन गुणों को आत्मसात करना होगा। कोई 3 शब्द पूछकर लिखिए, सत्यवादी, तानाशाह, धैर्यवान, हिंसावादी या फिर मृदुभाषी। इसका जवाब भी आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में देंगे। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 12, दोस्ती में किसी भी हीन भावना को स्थान नहीं देना चाहिए। आप अपने अंदर किस प्रकार की हीन भावना का त्याग करना चाहेंगे, सोचकर लिखिए। जहां दोस्ती होती है उस दोस्ती में कभी भी किसी भी हीन भावना को स्थान नहीं देना चाहिए। आप अपने अंदर किस प्रकार की हीन भावना का त्याग यानी छोड़ना चाहेंगे, सोचिए और इसका जवाब बताइए। तो बच्चों, आशा करती हूँ ये पंच का न्याय, ये चैप्टर, ये पाठ, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। और मैं मिलती हूँ अगले कक्षा में एक नई कहानी या फिर एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।